have to start with relevance theory, right? From where we have to start? We have to start with relevance theory. और relevance theory के अंदर मैं आपको सबसे पहली चीज जो कराऊंगा वो कराऊंगा वॉल्टर मॉडल। बहुत आसान है बेटा, ये भी बहुत आसान है वॉल्टर मॉडल भी, और आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एमएम भी इम्पोर्टेंट है, एमएम भी आता है, और वॉल्टर भी इम्पोर्टेंट है, वॉल्टर भी आता है, राइट? तो इसे अब हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वॉल्टर मॉडल को। दिस इज अ रिलेवेंस थ्योरी। देखिए, वॉल्टर के हिसाब से जो डिविडेंड डिसीजन है वो एक रिलेवेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपका जो डिविडेंड पॉलिसी होगा वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेगा आपके मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। तो एज पर वॉल्टर जो डिविडेंड पॉलिसी है कंपनी की, वो इन्फ्लुएंस करती है उसके मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को। मतलब कंपनी कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कितना पैसा रिटेन करेगी। भाई लेट्स से कंपनी ने 10 रुपए का ईपीएस कमाया, लेट्स से कंपनी ने 10 रुपए का ईपीएस कमाया, तो कंपनी इस ईपीएस में से कितना पैसा पे आउट करेगी डिविडेंड के रूप में, और कितना पैसा रिटेन करेगी। ये जो डिसीजन कंपनी लेने वाली है, ये डिसीजन उसके मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को इंपैक्ट करने वाला है। अब वॉल्टर कहते हैं कि फाइनेंस मैनेजर को जो डिसीजन लेना है, फाइनेंस मैनेजर को जो डिसीजन लेना है कि कितना हमें डिविडेंड देना चाहिए, कितना हमें रिटेन करना चाहिए, इसके लिए आपको कंपेयर करना है। वॉल्टर ने सजेस्ट किया है फाइनेंस मैनेजर should compare available return to company, that is return on capital employed, that is return on capital employed of company। इसको हम लोग डिनोट करेंगे आर से, विद कॉस्ट ऑफ इक्विटी, विद कॉस्ट ऑफ इक्विटी। वॉल्टर ने सजेस्ट किया कि फाइनेंस मैनेजर को डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड करने के लिए कंपेयर करना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को। मतलब कि आर को और के को कंपेयर करना है। अगर कंपनी का आर मोर देन के है, कंपनी का आर अगर मोर देन के है, तो एज पर वॉल्टर ये कंपनी एक ग्रोइंग कंसर्न है। एज पर वॉल्टर ये कंपनी एक ग्रोइंग कंसर्न है। अगर कंपनी का आर उसके के से ज्यादा है, मतलब मान लो मैं इन्वेस्टर हूं एक कंपनी में, और वो कंपनी 14% का रिटर्न कमाती है। उस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14% का है, और मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% का है। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास पैसा आएगा तो मैं उस पैसे पे 10% से ग्रोथ ले सकता हूं। लेकिन अगर यह पैसा कंपनी के पास रहता है तो कंपनी इस पे 14% की ग्रोथ ले सकती है। मतलब अगर कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी इन्वेस्टर की अर्निंग कैपेसिटी से ज्यादा है,
कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी अगर इन्वेस्टर की अर्निंग कैपेसिटी से ज्यादा है तो ऐसी कंपनी को वॉल्टर कहते हैं कि यह ग्रोइंग कंपनी है। ऐसी कंपनी को वॉल्टर कहते हैं कि यह ग्रोइंग कंपनी है। और इस कंपनी का ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, इस कंपनी का ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 0% होना चाहिए। इस कंपनी का ऑप्टिमम पे आउट 0% होना चाहिए। भाई सिंपल सी चीज है। लेट से कंपनी ने 10 रुपए कमाए, लेट से कंपनी ने 10 रुपए का ईपीएस कमाया। अब अगर कंपनी ये 10 रुपए एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, कंपनी ये 10 रुपए एज अ डिविडेंड दे देती है, तो मैं एज अ शेयर होल्डर इस 10 रुपए को कितना बना लूंगा? सर मैं इस 10 रुपए को 10% से ग्रो करके 11 रुपए का बना लूंगा। फिर मैं वो 11 रुपए को अपने पास रख के 10% से ग्रो करूंगा, मतलब कि वो मेरा बन जाएगा 12 रुपए 10 पैसे। यानी कि अगर ये पैसा मेरे पास आया तो मैं केवल इस पे 10% का वैल्यू एडिशन कर पाऊंगा। लेकिन अगर कंपनी ये 10 रुपए रिटेन कर लेती है, कंपनी अगर ये 10 रुपए रिटेन कर लेती है, तो कंपनी इस 10 रुपए पे 14% का रिटर्न कमाएगी। यानी कि मेरा ये 10 रुपया 11 रुपए 40 पैसे बन जाएगा। फिर मेरा ये 11 रुपए 40 पैसे, फिर मेरा ये 11 रुपए 40 पैसे 12.996 बन जाएगा। सिंपल सी बात है ना। कंपनी के पास पैसा रहेगा तो पैसा ज्यादा ग्रो करेगा, मेरी जेब में पैसा आ जाएगा तो पैसा कम ग्रो करेगा। सर कंपनी किसकी है? मेरी तो है। मैं कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर हूं, तो कंपनी किसकी है? मेरी तो है। तो सर मैं अपने पैसे को अपने हाथ में लेकर उसकी अर्निंग पावर क्यों कम करूं? अगर ये पैसा कंपनी में रहेगा, कंपनी 14% से उस पर रिटर्न कमाएगी, ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करेगी, तो उसका मार्केट प्राइस क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 0% है, और 0% पे जो P0 आएगा वो आपका हाई आएगा। हाई कह लो या फिर मैक्सिमम कह लो, या फिर मैक्सिमम कह लो। और अगर अपना कंपनी पे आउट रेशियो 100% कर देती है, अगर ये अपना पे आउट 100% कर देती है, जितना कमाती है सब दे देती है, तो इसका P0 जो होगा वो सबसे कम होगा। इसका P0 जो होगा वो सबसे कम होगा, और यू कैन से मिनिमम होगा। तो जो कंपनी अपने इन्वेस्टर से ज्यादा कमा सकती है, जो कंपनी इन्वेस्टर के रिक्वायर्ड रिटर्न से ज्यादा कमा सकती है, जिस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा है, एज पर वॉल्टर वो ग्रोइंग कंपनी है। और ग्रोइंग कंपनी को ऑप्टिमम पे आउट कितना रखना चाहिए? 0%। ठीक है। इसके बाद वॉल्टर कहते हैं कि अगर आर जो है वो के के बराबर है, आर जो है वो के के बराबर है, तो ऐसी कंसर्न एक स्टेबल कंसर्न है। ऐसी कंसर्न एक स्टेबल कंसर्न है, मतलब कि अगर आपका आर 14% की जगह 10%, अगर आपका आर 14% की जगह 10% है, तो मतलब कंपनी भी उस पैसे को 10% से ग्रो करेगी, और इन्वेस्टर भी उस पैसे को 10% से ग्रो करेगा। अगर 10 रुपए का ईपीएस कमाया जाए और ये 10 रुपए का ईपीएस शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड दे दिया जाए, तो शेयर होल्डर 10% से उसे ग्रो करेगा। अगर कंपनी इसे रिटेन कर लेती है, अगर कंपनी इसे रिटेन कर लेती है, तो सर कंपनी क्या करेगी? कंपनी भी उस पे 10% से ही रिटर्न कमाएगी। कंपनी भी उस पे 10% से ही रिटर्न कमाएगी। यानी कि पैसा शेयर होल्डर को दे दो या पैसा कंपनी के पास रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर डिविडेंड डिसीजन इज इररिलेवेंट। यहां पे डिविडेंड डिसीजन इज इररिलेवेंट। दैट इज प्राइस इज सेम एट ऑल पे आउट, एट ऑल पे आउट रेशियो।
या फिर एट एनी पे आउट रेशियो कर देते। एट एनी पे आउट रेशियो, आप कोई भी पे आउट रेशियो कर लो, हर बार आपका प्राइस जो आएगा वो सेम आएगा। अभी मैं सब समझाऊंगा आपको, चिंता मत करो। अभी सिर्फ मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा हूं कि वॉल्टर कहना क्या चाह रहे हैं, फिर मैं बताऊंगा वॉल्टर ने किस फॉर्मूले से प्राइस को निकाला, ठीक है, और वॉल्टर ने क्या क्या एजम्पशंस ली, मैं सब आपको बताऊंगा। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ये मैंने आपको पहली चीज बताई, ये मैंने आपको दूसरी चीज बता दी। अब मैं आपको तीसरी चीज बताता हूं कि अगर आपका आर लेस देन के है तो आप क्या हो, एक डिक्लाइनिंग कंसर्न हो। आप क्या हो, एक डिक्लाइनिंग कंसर्न हो। लेट्स से कंपनी का अवेलेबल रेट ऑफ रिटर्न 8% है और इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% का है। यानी कि अगर कंपनी 10 रुपए का ईपीएस दिखाती है और ये पूरा का पूरा 10 रुपए डिविडेंड दे देती है, तो इन्वेस्टर अपने पैसे को 10% से ग्रो करेगा। और कंपनी अगर ये पैसा रिटेन करती है तो कंपनी इस पैसे को 8% से ग्रो करेगी। कंपनी इस पैसे को 8% से ग्रो करेगी, यानी कि ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपका पैसा कम रेट से ग्रो करेगा, देख पा रहे हो। मतलब अगर पैसा कंपनी के हाथ में रह गया तो पैसा बढ़ने की जगह घटेगा। आपके पास अगर पैसा आता है तो आप 1 साल में उसे 11 रुपए बना देंगे, लेकिन कंपनी उसे 10 रुपीज 80 पैसा ही बना पाएगी। आप 2 साल में इसको 12 रुपीज 10 पैसे तक पहुंचा दोगे, लेकिन कंपनी इसे 11 रुपीज 66 पैसे तक ही पहुंचा पाएगी। यानी कि कंपनी की अर्निंग पावर इन्वेस्टर के अर्निंग पावर से कम है। यह कंसर्न डिक्लाइनिंग कंसर्न है और इसके लिए वॉल्टर कहते हैं कि बाबू तुम्हारे लिए ऑप्टिमम पे आउट है 100%। तुम्हारे लिए ऑप्टिमम पे आउट है 100%। अगर तुम 100% पे आउट कर देते हो तो तुम्हारा P0 जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ग्रोइंग कंसर्न का जस्ट अपोजिट, ग्रोइंग कंसर्न में अगर 0% का पे आउट होता है तो P0 मैक्सिमम होता है। और डिक्लाइनिंग कंसर्न में जब आपका ऑप्टिमम पे आउट 100% होता है तो P0 मैक्सिमम होता है। और अगर अगर कंपनी ने पे आउट जीरो कर दिया, अगर कंपनी ने पे आउट जीरो कर दिया मतलब कि 100% रिटेंशन किया, पे आउट जीरो का मतलब कंपनी ने 100% रिटेंशन किया, तो इस केस में इसका जो P0 होगा वो मिनिमम होगा। स्टेबल कंसर्न के अंदर डिविडेंड डिसीजन इज इररिलेवेंट, स्टेबल कंसर्न के अंदर डिविडेंड डिसीजन इज इररिलेवेंट, डिक्लाइनिंग कंसर्न के अंदर डिविडेंड डिसीजन एंड ग्रोइंग कंसर्न के अंदर डिविडेंड डिसीजन इज रिलेवेंट। ग्रोइंग कंसर्न में कंपनी ज्यादा कमा सकती है, इन्वेस्टर कम कमा सकता है, तो पैसा रिटेन होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रिटेन होना चाहिए। और अगर पॉसिबल है 100% रिटेन कर लो। 100% रिटेन कर लिया तो P0 मैक्सिमम होगा। और अगर आपने 100% पे आउट कर दिया तो आपका मिनिमम होगा। मतलब जितना कम पे आउट होगा ग्रोइंग कंसर्न में, जितना कम पे आउट होगा उतना ज्यादा प्राइस होगा। ग्रोइंग कंसर्न में जितना कम पे आउट होगा उतना ज्यादा आपका प्राइस निकल कर आएगा। डिक्लाइनिंग कंसर्न में जितना जितना कम रिटेंशन होगा, जितना कम रिटेंशन होगा, ज्यादा से ज्यादा पे आउट करना है। डिक्लाइनिंग कंसर्न में जितना कम रिटेंशन होगा उतना प्राइस ज्यादा आएगा। और अगर आपने ज्यादा रिटेन किया तो आपका प्राइस गिरेगा। यहां तक की बातों को आराम से वीडियो को पॉज करके डाइजेस्ट करिए और फिर हम आगे की बात करें। देखिए, एज पर वॉल्टर P0 मतलब कि करंट मार्केट प्राइस, P0 मतलब कि आपका करंट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू DPS प्लस EPS माइनस DPS मल्टीप्लाइड बाय R अपॉन K होल डिवाइडेड बाय K। ठीक है, DPS प्लस EPS माइनस DPS इंटू R अपॉन K डिवाइडेड बाय K। देखिए, एक चीज समझिएगा आप लोग, अब जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि जो करंट मार्केट प्राइस होता है
जो आपका करंट मार्केट प्राइस होता है वो कुछ नहीं होता, वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर इनफ्लोज होता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर इनफ्लोज होता है, ठीक है। वो क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर इनफ्लोज, ठीक है। तो ये जो आप कर रहे हो, बेसिकली ये जो आप कर रहे हो, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स एंड अर्निंग्स। दिस इज व्हाट, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स एंड अर्निंग्स। बात समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स एंड अर्निंग्स। क्लियर? अब वॉल्टर ने क्या किया है? वॉल्टर ने आर और के का प्रपोर्शन का इस्तेमाल किया है उस पैसे पे जो पैसा आप रिटेन करते हो, जो पैसा आप रिटेन करते हो। देखो भाई, ईपीएस आपको पता है अर्निंग पर शेयर होती है। ईपीएस आपको पता है कि क्या होती है? अर्निंग्स पर शेयर होती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। डीपीएस क्या होता है सर? डीपीएस डिविडेंड पर शेयर होता है। डीपीएस डिविडेंड पर शेयर होता है। ये डिविडेंड पर शेयर कैसे निकलता है सर? जो आपका ईपीएस होता है उसके साथ पे आउट रेशियो का मल्टीप्लाई हो जाता है। पे आउट रेशियो क्या होता है? कंपनी कितना पैसा एज अ डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। लाइक पे आउट रेशियो 50% है, तो कंपनी ने अगर 10 रुपए का ईपीएस कमाया है, कंपनी 5 रुपए का डिविडेंड दे देगी। पे आउट रेशियो 60% है, कंपनी ने 10 रुपए कमाया है, कंपनी 6 रुपए का डिविडेंड दे देगी। तो ईपीएस इज अर्निंग पर शेयर, डीपीएस इज डिविडेंड पर शेयर। इसके बाद आपके पास ये जो ईपीएस माइनस डीपीएस है, ये जो ईपीएस माइनस डीपीएस है, ये क्या है? ये है आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स। ये है आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स। ये है आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स। केई क्या है? केई है आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। केई है आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। केई है आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और यू कैन से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और यू कैन से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और यू कैन से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो ईपीएस इज अर्निंग पर शेयर, डीपीएस इज डिविडेंड पर शेयर, केई इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और आर जो यूज हुआ है दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके बहुत सारे नाम आएंगे, जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको हम लोग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज व्हाट? अवेलेबल रिटर्न। इसको हम लोग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग अवेलेबल रिटर्न टू कंपनी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब वॉल्टर साहब ने क्या किया है? वॉल्टर ने कंपेयर करवाया है अवेलेबल रेट ऑफ रिटर्न को कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, अवेलेबल रेट ऑफ रिटर्न को कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, और उसने आर अपॉन के का प्रपोर्शन का इस्तेमाल किया है। आर अपॉन के के प्रपोर्शन का इस्तेमाल किया है रिटेन्ड अर्निंग्स के ऊपर। ध्यान से समझना मेरी बात को, ध्यान से समझना मेरी बात को। अभी आपको मैं 1 सेकंड के अंदर क्लियर कर रहा हूं पोजीशन कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपसे, मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपसे, मैं 1 सेकंड में आपको क्लियर कर रहा हूं। लेट से आपका आर जो है, लेट से आपका आर जो है वो है 10, और आपका के जो है वो है 8। ऑब्वियसली इट इज परसेंटेज, ठीक है। और आपका ईपीएस है, आपका ईपीएस है, आपका ईपीएस है लेट से ₹10। अब अगर आप फॉर्मूला ध्यान से देखो, फॉर्मूला ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले में हमने ईपीएस माइनस डीपीएस रिटेन्ड अर्निंग के साथ आर अपॉन के प्रपोर्शन का मल्टीप्लाई किया है। अगर आपका आर आपके के से ज्यादा है तो आप ग्रोइंग कंसर्न हो, और आपको कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा पैसा आप रिटेन करो। सिर्फ न्यूमरेटर को देखना, सिर्फ अभी सिर्फ न्यूमरेटर को देखना। अगर कंपनी पे आउट करती है, अगर कंपनी पे आउट करती है लेट से 100%, कंपनी पे आउट करती है 100%, तो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? एज पर वॉल्टर न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? डीपीएस प्लस ईपीएस माइनस डीपीएस इंटू आर अपॉन के। अगर कंपनी 100% का पे आउट कर रही है तो कंपनी 10 रुपए कमाती है और पूरे 10 रुपए दे देती है।
मतलब कंपनी रिटेन कुछ नहीं कर रही है, रिटेन कुछ नहीं कर रही है। यानी कि कंपनी ज्यादा रिटर्न से पैसा कमा सकती है, लेकिन क्योंकि वो रिटेन नहीं कर रही है तो वो अपने इक्विटी होल्डर के लिए सिर्फ कितने रुपए जुटा पा रही है? वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर के लिए सिर्फ 10 रुपए जुटा पा रही है। लेकिन अगर वो पे आउट 50% कर दे, अगर वो पे आउट 50% कर दे, तो अब वो अपने इक्विटी के लिए कितना बना देगी? सर, कंपनी अगर 10 रुपए कमाती है और 50% का पे आउट कर रही है, मतलब वो डिविडेंड 5 रुपए का दे रही है। अगर वो डिविडेंड 5 रुपए का दे रही है तो वो रिटेन 5 रुपए कर रही है, और कंपनी इस 5 को ग्रो करने वाली है। 5 का मल्टीप्लाई 10/8, मतलब कंपनी इस 5 रुपए को 6 रुपए 25 पैसा बना देगी। इस 5 रुपए को वो 6 रुपए 25 पैसा बना देगी। अगर ये कंपनी के पास 5 रुपए छोड़ दिए जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कंपनी के पास 5 रुपए छोड़ दिए जाएं, अगर कंपनी के पास 5 रुपए छोड़ दिए जाएं, तो वो परपेचुटी तक 10% का रिटर्न कमाती रहेगी। 10% का रिटर्न कमाती रहेगी। भाई, कंपनी के पास अगर तुमने 5 रुपए छोड़ दिए, तो वो 5 रुपए पे 10%, फिर 10%, फिर 10%, फिर 10%, फिर 10% कमाती रहेगी परपेचुटी तक। क्योंकि 5 रुपए रिटेन्ड अर्निंग पड़ी है कंपनी के पास और वो कंपनी में इन्वेस्टेड है, तो वो 5 रुपए पहले साल 10% से ग्रो हुए, फिर दूसरे साल 10% से ग्रो हुए, फिर 10% से ग्रो हुए, फिर 10% से ग्रो हुए, फिर 10% से ग्रो हुए, तो वो परपेचुटी तक 10% से ग्रो होते रहेंगे। अगर कंपनी के पास 5 रुपए छोड़ दिए जाए तो वो परपेचुटी तक 10% का रिटर्न कमाती रहेगी, और इसकी प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 8%, 6.25 निकल कर आएगी। मतलब जो इन्फिनिटी तक पैसा कमाने वाले हो, उसकी आज की अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालू तो वो 6 रुपए 25 पैसे आएगी। यानी कि आप ये समझो कि आप 10 रुपए को किस में कन्वर्ट कर रहे हो? आप 10 रुपए को 11 रुपए 25 पैसे में कन्वर्ट कर रहे हो। जब आप इक्विटी होल्डर से ज्यादा कमा सकते हो, जब आप इक्विटी होल्डर से ज्यादा कमा सकते हो, तो समझदारी रिटेन करने में होती है। क्योंकि अगर आपने 10 रुपए का डिविडेंड शेयर होल्डर को दे दिया, तो आज आप उसको कितने की वर्थ दे रहे हो? आज आप उसको 10 रुपए की वर्थ दे रहे हो। लेकिन अगर आप 50% रिटेन कर लेते हो, तो 5 रुपए तो आप उसको आज दे ही रहे हो। ये 5 रुपए आप उसको आज दे ही रहे हो, और ये 5 रुपए जो आप रिटेन करके परपेचुटी तक, इंफिनिटी तक इन्वेस्ट करोगे, उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू 6 रुपए 25 पैसे। यानी कि आप ये समझो कि आप अपने इन्वेस्टर को 10 रुपए को 11 रुपए 25 पैसे बना के दे रहे हो, राइट? और कहीं अगर आपने 100% रिटेन कर लिया, अगर कहीं आपने 100% रिटेन कर लिया, पे आउट 0 किया, मतलब कि आपका डीपीएस 0, आपने 10 रुपए कमाए, 0 रुपीस का पे आउट किया, 10 रुपीस रिटेन हो गए। अब ये पूरे 10 रुपए कंपनी में इन्वेस्ट हो जाएंगे, ये पूरे 10 रुपए कंपनी में इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो आप कितने की वर्थ दे दोगे? 10 × 10/8। आप अपने इन्वेस्टर को 12.5 रुपए की वर्थ दे पाओगे। बात समझ रहे हो? लॉजिक समझ रहे हो? ये R/K का जादू है। ये R/K का जादू है कि अगर पैसा कंपनी रिटेन कर लेती है और कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी उसके इन्वेस्टर की अर्निंग कैपेसिटी से ज्यादा है, तो इस केस में कंपनी अपने इक्विटी होल्डर को ज्यादा वर्थ दे पाएगी। 100% पे आउट में 10 रुपए ही रहता है। 50% पे आउट में 10 रुपए 11 रुपए 25 पैसे बन जाता है। 0% पे आउट में 10 रुपए 12.5 बन जाता है, राइट? खेल समझ रहा है? अब यहीं पे अगर ये स्टेबल कंसर्न होती,
तो आपका यहां पे 10/10 होता, मतलब पैसा रिटेन करोगे तो भी वो उतना ही रहेगा, वो इंक्रीज नहीं करेगा। मैं आपको एग्जांपल करवाता हूं तो आपको बातें क्लियर हो। ये वाला फॉर्मूला जरा ध्यान पे रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला वॉल्टर का जरा ध्यान पे रखिएगा, ये आपका रोल प्ले करेगा, ये आपका रोल प्ले करेगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, लेट से कंपनी के पास ईपीएस 10 रुपए का है, लेट से कंपनी के पास ईपीएस 10 रुपए का है, कंपनी के पास जो अवेलेबल रेट ऑफ रिटर्न है वो 12.5% का है, और आपका जो इक्विटी इन्वेस्टर है उसे 9% का रिटर्न चाहिए, उसे 9% का रिटर्न चाहिए। आपको कैलकुलेट करना है P0 एज पर वॉल्टर मॉडल, एज पर वॉल्टर मॉडल, इफ इफ if payout ratio is A point 100%, B point 75%, C point 50% and D point 0%। क्वेश्चन देख के बत्ती जलनी चाहिए, क्वेश्चन देख के बत्ती जलनी चाहिए कि सर अगर आर के से ज्यादा है मतलब कि ये ग्रोइंग कंसर्न है, अगर आर के से ज्यादा है तो ये आपकी ग्रोइंग कंसर्न है, अगर आर के से ज्यादा है तो ये आपकी ग्रोइंग कंसर्न है। और ग्रोइंग कंसर्न के लिए ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होगा? ग्रोइंग कंसर्न के लिए ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 0% होगा। मैं पहले से बता रहा हूं कि प्राइस मैक्सिमम यहीं पे आएगा, प्राइस मैक्सिमम यहीं पे आएगा। अब मुझे सिर्फ आपको प्रूव करके देना है। वॉल्टर ने यही तो सिखाया कि अगर ग्रोइंग कंसर्न है, वॉल्टर ने यही सिखाया कि अगर ग्रोइंग कंसर्न है, आपका आर आपके के से ज्यादा है, तो आपके लिए समझदारी यह है कि आप ज्यादा पैसा रिटेन करो, कंपनी ज्यादा पैसा रिटेन करे, क्योंकि कंपनी उस पैसे को बढ़ा पाएगी। मैंने यहां पे आपको प्रूफ भी करके दिया। अगर कंपनी सारा पैसा बांट देती है तो 10-10 ही रहता है, लेकिन अगर 50% रिटेन कर लेती है तो 10 11 रुपए 25 पैसे बन जाता है, और 0% रिटेन करती है तो 10 12 रुपए 50 पैसे बन जाता है। और यहां पे चेक करते हैं, यहां पे चेक करते हैं। फॉर्मूला मैं एक ही बार लिख देता हूं ताकि बार बार ना लिखना पड़े। P0 इज इक्वल्स टू DPS प्लस EPS माइनस DPS इंटू R अपॉन K अपॉन K। ठीक है, अब अगर पहला केस लेते हैं, अगर आपका पे आउट 100% है, आपने 10 रुपए कमाए थे, आपने 10 रुपए कमाए थे, और आप पूरा का पूरा 10 का पे आउट करते हो, तो ईपीएस 10 है, डीपीएस 10 है, ये आपके पास 12.5/9, 12.5/9 डिवाइडेड बाय 9%। यहां पर परसेंटेज के साइंस इग्नोर करना, क्योंकि न्यूमरेटर में भी परसेंटेज है, डिनोमिनेटर में भी परसेंटेज है। 12.5% और 9%, परसेंटेज परसेंटेज कट जाएगी, 12.5/9 लिखना। अब इसको अगर आपने सॉल्व किया तो आपके पास रिजल्ट निकल कर आएगा 10 + 0 डिवाइड बाय 9%। तो 10/9% आपके पास प्राइस निकल कर आएगा ₹111.11। अगर आपका पे आउट रेशियो, अगर आपका पे आउट रेशियो 75% होता है, अगर आपका पे आउट रेशियो 75% होता है तो क्या होगा? P0 पे आउट 75 हो गया, यानी कि 10 का 75%, 7.50 का आप डिविडेंड देने वाले हो। आपका डीपीएस जो होगा वो 10 का 75% हो जाएगा, यानी कि 7.5। 10 रुपए आपने कमाए थे, 7.5 रुपए का आपने डिविडेंड बांट दिया, 2.5 रुपए आपने कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। जो 2.5 रुपए आपने कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए वो परपेचुटी तक इन्वेस्टेड रहेंगे, 12.5% से रिटर्न कमाते रहेंगे, और उसकी 9% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू कितनी निकलेगी? 2.5 इंटू 12.5 डिवाइड बाय 9,
3.47 प्लस 7.5 प्लस 3.47 डिवाइडेड बाय 9%, यानी कि 10.9722 डिवाइड बाय 9%, ये हो जाएगा 121.91। अब देखो ये ग्रोइंग कंसर्न थी, जैसे जैसे ये पैसा रिटेन करती जाएगी वैसे वैसे इसका प्राइस बढ़ता जाएगा। ये ग्रोइंग कंसर्न है, इसको ज्यादा से ज्यादा रिटेन करना चाहिए। यहां पे ये 0% रिटेन कर रही थी, इसका प्राइस मिनिमम था। यहां पे इसने 25% रिटेन किया, इसका प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। अब अगर ये पे आउट 50 कर देती है, अब अगर ये पे आउट 50 कर देती है, लेट से अब आपका पे आउट 50% हो गया। पे आउट 50% का मतलब क्या हुआ कि आपका डीपीएस 10 रुपए कमाया है, 10 रुपए का 50% यानी कि 5 रुपए निकल कर आएगा। आपका 5 रुपए का डीपीएस निकल कर आ जाएगा। अब आपको फॉर्मूला पता है, P0 इज इक्वल्स टू 5 रुपए का डीपीएस, 10 रुपए का ईपीएस, 5 रुपए का डीपीएस, 12.5 का आर, 9 की केई डिवाइड बाय 9%। 5 इंटू 12.5 डिवाइड बाय 9, 6.944। 5 प्लस 6.944 divided by 9%, that is equals to 11.944 divided by 9%। प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा बेटा? सर प्राइस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि सर इसने और पैसा रिटेन कर लिया। ये जितना ज्यादा पैसा रिटेन करते जाएंगे उतना ज्यादा ये इक्विटी को वर्थ देते जाएंगे। देखो यहां पर जो पैसा रिटेन किया था वो 3.4722 बना, यहां पे जो पैसा रिटेन किया था वो 6.944 बन गया। तो जितना ज्यादा कंपनी रिटेन करेगी उतनी ज्यादा वर्थ वो इक्विटी को देगी, और जितनी ज्यादा वो वर्थ इक्विटी को देगी उसका प्राइस अकॉर्डिंगली राइज करेगा। अब अगर ये पे आउट 100% कर दे, सॉरी पे आउट अगर ये 0% कर दे, मतलब कि 100% रिटेन करे, पे आउट 0 का मतलब डीपीएस 0 हो गया। अब अगर आप P0 निकालोगे दोस्त, तो आपने 0 रुपीज का डिविडेंड दिया, 10 रुपए कमाए, 0 रुपीज का डिविडेंड दिया, पूरे के पूरे 10 रुपए आपने कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। अब अगर आप अपना प्राइस निकालने जाओगे तो 10 इंटू 12.5 डिवाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 9%, 154 13.88 13.888 divided by 9% is equals to 154.32। तो देखो प्राइस मैक्सिमम है, प्राइस मैक्सिमम है जब पे आउट, प्राइस मैक्सिमम है जब पे आउट 0% है, और प्राइस मिनिमम है जब पे आउट 100% है। उसका रीजन ये आपकी ग्रोइंग कंसर्न थी, उसका रीजन ये आपकी ग्रोइंग, राइट। अब यहीं पे अगर मैं इंट्रोड्यूस कर दूं आपके लिए डिक्लाइनिंग कंसर्न तो क्या होगा? यहीं पे अगर मैं इंट्रोड्यूस करूं आपके लिए डिक्लाइनिंग कंसर्न, लेट से आपका ईपीएस 10 रुपए का है, सिचुएशन रिवर्स कर देता हूं, आपके पास आर 9% की है और आपके पास के 12.5% की है। तो भैया आपका जो आर है, भैया आपका जो आर है वो किसके बराबर? आपका जो आर है वो किसके बराबर? आपका जो आर है वो किसके बराबर है? सर आर बराबर का है, आर तो के से कम है। अगर आर के से कम है तो बत्ती जलनी चाहिए। ये कौन सी कंसर्न है? ये कौन सी कंसर्न है? डिक्लाइनिंग कंसर्न है। और डिक्लाइनिंग कंसर्न के लिए हम लोगों ने क्या सीखा था अभी, कि सर ये कंपनी ने अगर पैसा रिटेन कर लिया तो पैसा डुबा देगी, इस कंपनी को तो ज्यादा से ज्यादा पे आउट करना चाहिए। कैलकुलेट करिए P0, कैलकुलेट करिए P0, कैलकुलेट करिए P0। इफ पे आउट इज, if payout ratio is 0%, 50%, 75% and 100%। 0%, 50%,
पे आउट रेशियो है 0%, 50%, 75% और 100%। तो आपके प्राइजेस क्या निकल कर आएंगे आपको ये बताना है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले अगर हमारा पे आउट 0% है, पे आउट 0% है मतलब कि आपका डीपीएस 0 रुपीज का। अब जरा ध्यान से समझना, ये अगर डिक्लाइनिंग कंसर्न है और अगर इसने थोड़ा भी पैसा रिटेन कर लिया, थोड़ा भी पैसा रिटेन कर लिया, ये इक्विटी का पैसा डुबा देगी। क्यों? क्योंकि ये 9% से पैसा कमा रही है और इन्वेस्टर 12.5% से पैसा कमा रहा है। तो यहां पर कंपनी को क्या करना चाहिए, ले भाई तू पूरी अर्निंग पकड़, तू 12.5 से कमा, क्योंकि अगर ये अर्निंग हमने रखी तो हम तो 9% से कमा पाएंगे और तू 12.5 से कमा सकता है, तो सर हम पैसा गवा देंगे। कंपनी को यहां पर कोशिश करनी है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने शेयर होल्डर्स को दे दे। तो अगर ये 0% देती है, मतलब पूरा का पूरा रख लेती है, तो सर ये केवल 9% से कमा पाएगी, ये डुबा देगी पैसा। यहां पर प्राइस मिनिमम आएगा आपका, P0 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, लिख दो क्या? फॉर्मूला एक ही बार लिख देता हूं, चलो तुम लोग भी क्या याद करोगे। P0 इज इक्वल्स टू डीपीएस प्लस ईपीएस माइनस डीपीएस इंटू आर अपॉन के होल डिवाइडेड बाय के, राइट। अब P0 आपको निकालना है, अब P0 आपको निकालना है, तो P0 कैसे निकलेगा? P0 कैसे निकलेगा सर? 0 रुपीज का डीपीएस है, मतलब कंपनी ने 10 रुपए कमाए और कंपनी ने एक भी रुपए का डिविडेंड नहीं दिया। आर आपके पास 9 है और के 12.5 है, डिवाइडेड बाय 12.5%। अब जरा ध्यान से देखना, ये 10 रुपए का क्या हाल करेगी, 10 इंटू 9 डिवाइड बाय 12.5, मतलब ये 10 रुपए को 7 रुपए 20 पैसा करके छोड़ेगी। ये 10 रुपए को 7 रुपए 20 पैसा करके छोड़ेगी, मतलब बढ़ाने की जगह घटा देगी। तो जब ये घटा देगी तो ऑब्वियस है कि आपकी ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म भी गिरेगी, प्राइस भी गिरेगा, आपका 57.60 प्राइस आएगा। मैं पहले से बता दे रहा हूं कि दिस इज गोइंग टू बी मिनिमम। अब कंपनी जैसे जैसे पे आउट बढ़ाएगी, अब कंपनी जैसे जैसे पे आउट बढ़ाएगी वैसे वैसे इसका प्राइस बढ़ता जाएगा। अगर पे आउट 50% हो गया, पे आउट 50% का मतलब हो गया कि 10 रुपए का डिविडेंड ईपीएस कमाया था, तो अपन 5 रुपए का डिविडेंड दे देंगे, अपन 5 रुपए का डिविडेंड दे देंगे। तो P0 कितना निकल कर आएगा? P0 5 रुपए का डिविडेंड दे दिया, 10 रुपए कमाए थे, 5 रुपए का डिविडेंड दिया, तो 5 रुपए रिटेन हो गए। अब जो पैसा रिटेन किया इसका तो चौपट कर देंगे हम, इसका तो अपन चौपट कर देंगे, ठीक है। ये मैनेजमेंट बड़ी गंदी है, ये मैनेजमेंट बड़ी गंदी है। ये जितना पैसा रिटेन करेगी उसका बुरा हशर हो जाएगा। 5 + 3.6, इसने 5 रुपए को 3 रुपए 60 पैसे करके छोड़ दिया, इसने 5 रुपए को 3 रुपए 60 पैसे करके छोड़ दिया। अब प्राइस थोड़ा सा इंप्रूव कर गया, प्राइस थोड़ा सा इंप्रूव कर गया, 68.80 पे पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? क्योंकि क्योंकि कंपनी ने थोड़ा सा पैसा डिविडेंड के रूप में दे दिया, राइट। अब इसके बाद तीसरी चीज जो आपको समझनी है, अगर पे आउट 75% हो जाए, पे आउट 75% का मतलब क्या हुआ कि डीपीएस 7.5 रुपए का हो गया, डीपीएस 7.5 रुपए का हो गया। अब डीपीएस 7.5 रुपए का हो गया, डिक्लाइनिंग कंसर्न है, जैसे जैसे ये पे आउट करती जाएगी वैसे वैसे इसके प्राइसेस बढ़ते जाएंगे। P0 इज इक्वल्स टू 7.5 प्लस 10 माइनस 7.5 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12.5 होल डिवाइडेड बाय 12.5%, होल डिवाइडेड बाय 12.5%, होल डिवाइडेड बाय 12.5%। तो अब 2.5 रुपए का बुरा हशर होगा, 9 1.8, 7.50 प्लस 1.8 डिवाइडेड बाय 12.5%, डिवाइड बाय 12.5%। इसको अगर आपने सॉल्व किया तो यू विल बी गेटिंग 74.4। देख रहे हो,
इंप्रूव होता जा रहा है आपका प्राइस। क्यों इंप्रूव हो रहा है? डिक्लाइनिंग कंसर्न है। डिक्लाइनिंग कंसर्न में ज्यादा से ज्यादा पे आउट होना चाहिए। आप जैसे जैसे पे आउट बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपका प्राइस भी बढ़ रहा है, राइट। बस हमेशा कंसर्न पकड़ लेना कि कंसर्न कौन सी है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अब अगर कंपनी पे आउट कर देती है 100% का, तो यहां पर इसका प्राइस मैक्सिमम निकल कर आएगा। पे आउट 100% का मतलब क्या हो गया कि आपका डिविडेंड पूरे 10 रुपए का है। कंपनी ने एक भी रुपया रिटेन नहीं किया। कंपनी ने एक भी रुपया रिटेन नहीं किया। अगर कंपनी ने एक भी रुपया रिटेन नहीं किया तो मतलब कंपनी ने एक भी रुपया चौपट नहीं किया। जितना कमाया सब समर्पण कर दिया किसको? इक्विटी को, कि बेटा तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, क्योंकि हमारे पास छोड़ोगे तो हम तो इसको चौपट कर देंगे। ये प्राइस आपके पास निकल कर आया ₹8 और ये प्राइस क्या है? मैक्सिमम। तो अभी आपको क्या समझ में आई? अभी आपको क्या समझ में आई? ग्रोइंग कंसर्न को कुछ भी पे आउट नहीं करना है अगर वो चाहता है कि उसका प्राइस मैक्सिमम। ग्रोइंग कंसर्न को कुछ भी पे आउट नहीं करना है अगर वो चाहता है उसका प्राइस मैक्सिमम हो। और डिक्लाइनिंग कंसर्न को सब कुछ दे देना है अगर वो चाहता है कि उसका प्राइस मैक्सिमम, राइट। अब एक जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं, स्टेबल कंसर्न की, और इसके साथ हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है वो ओवर हो जाएगा। और फिर हम लोगों को केवल जो क्वेश्चंस हैं वो लगाने रह जाएंगे। स्टेबल कंसर्न, लेट्स से आपका ईपीएस 10 रुपए का है, इसका आर 10% का है, इसका के भी 10% का है, मतलब कि ये स्टेबल कंसर्न है। आपको कैलकुलेट करना है आपको P0। अगर आपका पे आउट 0% का है, 75% का है, 50% का है, या फिर 100% का है। पहले से बता दूं ये स्टेबल कंसर्न है, इसका हर जगह पे प्राइस सेम निकल कर आएगा, क्योंकि पैसा कंपनी अपने पास रखे या फिर इक्विटी शेयर होल्डर को दे दे, वो दोनों लोग इस पे 10% से ही पैसा कमाने वाले हैं। तो अगर आप इसका प्राइस निकालेंगे तो P0 इज इक्वल्स टू 0% का पे आउट, यानी कि डिविडेंड 0 है। कंपनी ने 10 रुपए कमाए, कंपनी ने पूरे 10 रुपए रख लिए। और आपका, मैं रेशियो चेंज कर दूं क्या? रेशियो मैं चेंज कर देता हूँ। लेट्स से ये 12.5% है और ये भी 12. तो 12.5 डिवाइड बाय 12.5 होल डिवाइड बाय 12.5। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो प्राइस निकल कर आएगा 80 रुपीज। अगर आपका पे आउट रेशियो 75%, आपका पे आउट 75% है, यानी कि आप डिविडेंड दे रहे हो 7.5 रुपए का, तो P0 निकल कर आएगा बेटा 7.5 प्लस 10 माइनस 7.5 इंटू 12.5 डिवाइड बाय 12.5 होल डिवाइडेड बाय 12.5%। इसको आप सॉल्व कर लेना, 80 रुपीज निकल कर आएगा। अगर आपका पे आउट 50% है, मतलब आपने 10 रुपए कमाए हैं और आपने 5 रुपए डिविडेंड के रूप में दे दिए हैं, तो आपका P0 जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 5 प्लस 10 माइनस 5 इंटू 12.5 डिवाइड बाय 12.5 होल डिवाइडेड बाय 12.50%। इसको सॉल्व करना, प्राइस आपके पास 80 रुपीज निकल कर आएगा। जादू है सर, जादू, चमत्कार है ये वॉल्टर बाबा का चमत्कार है। अगर आपका पे आउट 100% हो जाता है तो P0 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 10 माइनस 10 इंटू 12.5 डिवाइड बाय 12.5 होल डिवाइड बाय 12.5%। प्राइस फिर से देख लीजिए, 80 रुपीज आता है। हेंस जो आपकी स्टेबल कंसर्न है उसमें डिविडेंड डिसीजन इररिलेवेंट है। जो आपकी स्टेबल कंसर्न है उसमें डिविडेंड डिसीजन इररिलेवेंट है, क्योंकि प्राइस सेम आता है, आप कोई भी पे आउट ले लो।
आप पे आउट कोई भी ले लो दोस्त, आपके पास हमेशा 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 प्राइस सेम निकल कर आए। और इसी के साथ कॉन्सेप्ट जो है वॉल्टर का ओवर हो गया है। अब कल हम लोग इसमें जो क्वेश्चंस हैं वॉल्टर बाबा के वो लगाएंगे और उसके बाद हम लोग अगली अप्रोच की तरफ बढ़ जाएंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है, मजा आ रहा होगा आपको, उम्मीद करता हूं, मुझे तो पढ़ाने में बहुत आ रहा है। राइट, तो दिस मच फॉर टुडे, सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।